हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेसिडेंट को हेड ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ओके, स्टेट के जो सबसे बड़े लीडर होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होते हैं ना वो नॉमिनल हेड होते हैं। ठीक है, नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र का ही इनके पास पावर होता है। ऐसे पावर्स तो होते हैं बट रियल पावर नहीं होता है। रियल हेड जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो नॉमिनल हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट को द हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। इनके पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी होती हैं जिनको हम लोग आगे में पढ़ेंगे। इसके बाद ये सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस होते हैं। मतलब इंडिया के जो आर्मी, नेवी और जो एयर फोर्स है उसके जो सबसे बड़े कमांडर होंगे वो होंगे हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि इनके पास पावर्स तो दी गई हैं लेकिन प्रेसिडेंट काम करते हैं अपने एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकर। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करेंगे उनके ऊपर प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके एडवाइस पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो तुम्हारे यहाँ पे कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको नॉमिनल हेड बोला हुआ है। क्यों? क्योंकि इनके पास पावर्स तो हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो पावर्स अपनी इच्छा से एक्सरसाइज नहीं कर पाते। उनको एक्सरसाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जरूरत पड़ता है या फिर प्राइम मिनिस्टर का जरूरत पड़ता है। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा कि इनको नॉमिनल हेड क्यों बोला जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन तो एक प्रेसिडेंट बनने के लिए इंडिया में क्या क्या होना चाहिए? तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, एज 35 ईयर्स से ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्शन मेंबर ऑफ लोकसभा होना चाहिए, मतलब लोकसभा में इनका हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं से जीत के आना चाहिए, कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनको जीतना पड़ेगा तभी वो लोकसभा का मेंबर बन पाएंगे। उसके अलावा कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी चाहिए वो। ठीक है, इसके अलावा क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अनसाउंडेड नहीं होना चाहिए। अनसाउंडेड मतलब होता है मेंटल पेशेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम लोग को यहाँ पढ़ना है कि कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना वो इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, अब इनडायरेक्टली कैसे होता है? देखो, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है तो उसमें वोटिंग होती है। ठीक है, उसमें सभी देश के लोग वोट करने जाते हैं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं ना उनके लिए देश के सभी लोगों को जाने का जरूरत नहीं होता। इसमें जो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और जो विधानसभा होता है जिसको लेजिस्लेचर असेंबली बोला जाता है, ये सभी लोग आपस में वोट करते हैं और इन्हीं लोगों के वोट से प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। ठीक है, तो लोकसभा, राज्यसभा और लेजिस्लेचर असेंबली इन सभी की वोटिंग होती है और इन्हीं के वोट से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। ठीक है, तो इसमें लोगों ने वोट नहीं किया इसलिए इसको बोला जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब कैसे चुना जाता है प्रेसिडेंट के मेंबर्स को, मतलब किनको किनको खड़ा होना है, ये कैसे होगा? तो देखो, कम से कम 50 मेंबर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करना चाहिए। 50 मेंबर्स वो एमपी के भी हो सकते हैं यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकते हैं, या फिर एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली भी होना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, किसी एक इंसान को सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि इसको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बना दो। ठीक है, तो किसी एक इंसान को सपोर्ट करेंगे और बोलेंगे कि इनको प्रेसिडेंट बना दो। ओके, तो ये कोई भी 50 मेंबर कर सकता है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, चाहे वो किसी भी लेजिस्लेचर असेंबली का हो, मतलब विधानसभा का हो। अब यहाँ पे रीजन पूछा गया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों करते हैं, क्यों सभी लोगों के पास से वोट लेकर फिर चुना जाना चाहिए ना, जैसे प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर चुना जाता है, वैसे होना चाहिए। तो इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन इसलिए होता है बिकॉज अगर डायरेक्ट इलेक्शन होगा ना तो प्रेसिडेंट को बहुत सारे पावर्स देने पड़ जाएंगे। अब पावर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को तो प्रेसिडेंट क्या होंगे कि राइवल हो जाएंगे, कंपटीशन शुरू हो जाएगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में पावर का। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। तो अगर इलेक्शन डायरेक्ट होता है तो इनको पावर देना पड़ेगा, और अगर पावर देंगे तो एक देश में दो हेड नहीं रह सकता ना। दो, अगर मान लो कि किसी एक कंपनी में अगर दो बॉस को बना के रख दो, या फिर कोई एक घर में दो बड़े बड़े लोग हों जो मतलब आपस में साथ नहीं रहते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है ना। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को उतनी पावर दी नहीं जाती। इसके लिए बेकार का पैसा खर्चा होगा, उसके अलावा तुम्हारे रिसोर्सेज बर्बाद होंगे, टाइम बर्बाद होगा। इसीलिए उनका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन हो जाता है।
इसके बाद एक और चीज़ है कि डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। अब देखो, जिस पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनेगा हो सकता है कि उस पार्टी का ही प्रेसिडेंट बन जाए, क्योंकि यही पार्टी उस समय लोगों को भरोसा जीत चुका है, लोग इस पार्टी पर भरोसा करते हैं, लोग इस पार्टी को जानते हैं, तो इसी पार्टी को लोग वोट देंगे ना। तो प्राइम मिनिस्टर भी अगर एक ही पार्टी का हुआ और प्रेसिडेंट भी अगर एक ही पार्टी के हुए तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि वो दोनों मतलब मिलके डिक्टेटरशिप की तरह काम करना शुरू कर दे, इससे बहुत खराब हो सकता है, इसीलिए, ठीक है। और पूरे नेशन का रिप्रेजेंटेशन हो सके इसीलिए जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा यानी लेजिस्लेचर असेंबली, ठीक है, विधानसभा को ही कहा जाता है, इन सबको मिला के वोटिंग होती है आपस में और इस इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए प्रेसिडेंट को चुना जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 साल का होता है, मतलब 5 साल के लिए प्रेसिडेंट बने जाते हैं। इसके बाद एक और चीज है इम्पीचमेंट, प्रोसीजर ऑफ फॉर इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट कब होती है? जब प्रेसिडेंट कुछ गलत कर दे, ठीक है, ऐसा कुछ गलत कर दे कि प्रेसिडेंट को निकालना पड़ जाए, ठीक है, उनको वहां से हटाना पड़ जाए, सस्पेंड करना पड़ जाए, तो उस कंडीशन का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट बन तो आराम से जाते हैं लेकिन उनको हटाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऐसा क्या करेंगे कि उनको हटाया जा सकता है? तो वायलेशन कर दे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ था, उन्होंने उसके अगेंस्ट चले गए, ठीक है। मान लो किसी देश के साथ बिना कोई मशवरा किए, बिना कोई डिस्कशन किए उन्होंने उसमें वॉर डिक्लेयर कर दिया, या फिर किसी ऐसे ट्रीटी पर साइन कर दिया जो सही नहीं था उस देश के लिए। प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो इस ट्रीटी के अगेंस्ट थे। तो अगर ऐसा कुछ होता है ना तो उसमें प्रेसिडेंट को हटाने का बात होता है। आज तक इंडिया में ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो उसको हटाने के लिए इम्पीचमेंट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो इसके स्टेप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें प्रेसिडेंट को हटाने के लिए 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कम से कम 1/4 मेंबर ऑफ लोकसभा के लोग साइन करना चाहिए, ठीक है। मतलब 550 लोग होते हैं तो उनमें से लगभग 1/4 लोग कितने होंगे तुम निकाल लेना। मेरे ख्याल से 40 या 40 लोग होंगे, पकड़ के चलो, एग्जैक्ट 40 नहीं होगा, 30 कुछ होगा, लेकिन मान के चलो कि 40 लोग होंगे। तो कम से कम उन 40 लोग नहीं, 40 लोग से ज़्यादा होगा, सॉरी 200 लोग होंगे करीब, ठीक है। 200 से भी ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। तुम निकाल लेना इसको, कितने लोग होते हैं लोकसभा के, 1/4। तो लोकसभा में टोटल होता है 550 मेंबर्स। तो अगर तुम इसको निकालते हो तो ऐसे करके नंबर आ जाएगा एक ठो। तो कम से कम 1/4 मेंबर्स होने चाहिए और उनका साइन होना चाहिए, तभी ये रिजोल्यूशन पास होगा कि 14 डेज का नोटिस होगा और इसमें इलेक्शन, एक तरह का वोटिंग होगा, ठीक है। तो लोकसभा के लोग, राज्यसभा के लोग आपस में मिलके वोटिंग करेंगे, ठीक है। और अगर 2/3 मेजॉरिटी आती है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा को मिला के जितने भी लोग हैं उनमें से अगर 2/3 लोग राजी होते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, तो प्रेसिडेंट को हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। 2/3 लोग आज तक कभी राजी हुए नहीं है और आज तक कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ा कि किसी भी प्रेसिडेंट को इस तरह से हटाया जाए। एक बार एक जज को हटाने का ज़रूरत पड़ा था, लेकिन तब भी ये जो 2/3 का जो नंबर है, जितने भी लोग होते हैं, 550 लोग तो तुम्हारे लोकसभा में ही होते हैं और विधानसभा में 250 लोग होते हैं, तो इनको मिलाया जाए और इनमें से 2/3 लोग राजी होने चाहिए, हाँ बोलना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। इससे पहले जज को हटाने का कोशिश हुआ था क्योंकि बहुत करप्ट जज थे, लेकिन ऐसा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है आज तक इंडिया में। इसके अलावा जो दूसरे हाउसेज है वो इन्वेस्टिगेट करेंगे कि जो प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं है। इसके बाद 2/3 मेजॉरिटी मिलने के बाद डिक्लेयर कर देते हैं इम्पीचमेंट और उस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता है उनके पोस्ट से, ठीक है, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ये। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन चीज, ये है पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास कौन से पावर्स हैं। सबसे पहला प्रेसिडेंट के पास है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के हेड होते हैं। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, जितने भी बिल पास होते हैं, मतलब जितना भी लॉ बनता है, जितना भी देश में जो भी चीज़ें पास होंगी, जो भी रूल्स बनेंगे, जो भी मतलब कुछ भी होगा, उन सब पर जो लास्ट साइन है वो प्रेसिडेंट का होना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन नहीं करते हैं तो चाहे वो लोकसभा में पास हो, राज्यसभा में पास हो, उसकी वो लॉ नहीं बन पाएगा, ओके। तो उसको साइन करना पड़ता है प्रेसिडेंट को, वो लास्ट साइन करते हैं और उन्हीं के बाद वो क्या होता है, वो लॉ बन जाता है। इसके बाद
ऑफिशियल्स जो होते हैं स्टेट के, तो हर स्टेट में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होता है, उसके अलावा और भी अलग अलग पोस्ट के लोग होते हैं, ठीक है। तो उनको अपॉइंट करने का काम भी इन्हीं का है, ठीक है। मतलब जो शपथ दिलाते हैं कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत का प्रधानमंत्री पोस्ट लूंगा, ऐसे करके, तो वो करने का काम भी इन्हीं का होता है। तो वो शपथ दिलाते हैं, यानी अपॉइंट करना बोलते हैं इसको। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर कंट्रोल भी रखते हैं ये एक तरह से। कैसे? अगर स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर देंगे या फिर इमरजेंसी भी लागू कर सकते हैं। तो ये सब लागू करके वो उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ता है क्योंकि प्रेसिडेंट का उनको डर रहता है। इसके बाद यूनियन टेरिटरीज और जो बॉर्डर एरियाज हैं उनके ऊपर जो कंट्रोल होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट सभी यूनियन टेरिटरीज पे कंट्रोल करते हैं। इसके बाद लेजिस्लेचर पावर क्या है, तो प्रेसिडेंट भैया सभी सेशंस को एड्रेस करते हैं, मतलब सभी सेशन में क्या होगा, किस सेशन का बात हो रहा है। अगर तुमने इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि लोकसभा में 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, ये सब प्रेसिडेंट ही एड्रेस करते हैं। एड्रेस करने का मतलब यहाँ पर है जैसे स्कूल में पहले प्रिंसिपल आके एक स्पीच देते हैं ना प्रार्थना के टाइम पे, प्रेयर के टाइम पे, वैसा ही एड्रेस करना होता है। इसके बाद पार्लियामेंट को अगर कोई मैसेज देना है तो प्रेसिडेंट के जरिए ही दिया जाता है। और जो सम्मान करना होता है या प्रोलॉग करना होता है, मतलब लोकसभा या राज्यसभा को शुरू करना, मोस्टली लोकसभा को, तो लोकसभा को शुरू करना या फिर उसको बंद करना, ये जिम्मेदारी प्रेसिडेंट के ऊपर होती है। यानी लोकसभा शुरू भी प्रेसिडेंट करते हैं और उसको डिसॉल्व भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके बाद ये देखो, लोकसभा को डिसॉल्व करने का जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है। तो अगर कभी कुछ ऐसा हो गया तो लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, तो जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मोस्टली नॉमिनेशन जो होता है वो राज्यसभा में होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो साइंस का फील्ड से हो या फिर इंग्लिश आर्ट्स के फील्ड से हो या फिर सिनेमा के फील्ड से हो या फिर स्पोर्ट्स के फील्ड से हो, उनको नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद कोई भी जो बिल होता है उनको एक्सेंट मतलब होता है मंजूरी देना, ठीक है। तो लास्ट जो साइन होता है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके बाद कोई ऑर्डिनेंस बनाना हो, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है लॉ, टेम्पररी लॉज जो होते हैं उनको बनाने का जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर है। जैसे लॉकडाउन के टाइम पे लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया था, तो उसके में कुछ टेम्पररी लॉज बनाए गए थे कि इतना बजे से इतना बजे तक निकला जाएगा, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, जो मास्क पहन के नहीं आएगा उसको ये करा जाएगा। ऐसे करके उनको एक शॉर्ट टेम्पररी लॉज बनाए गए थे उस टाइम के लिए, उन्हीं को ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इसके बाद कोई नया स्टेट अगर बनेगा तो उस पर साइन भी प्रेसिडेंट ही करते हैं, ठीक है। तो कोई नया स्टेट बनता है तो उस पर प्रेसिडेंट साइन करते हैं। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है फाइनेंशियल पावर्स, मतलब पैसे को लेके क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के ऊपर। तो मनी बिल जो होता है ना वो सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाता है, मतलब जो बजट होती है मनी बिल जिसको कहते हैं, वो सिर्फ लोकसभा में पास होता है, ठीक है। उसको राज्यसभा में जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो सबसे पहले उसको प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाएगा। प्रेसिडेंट उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अगर उनको अच्छा लगा तो वो उसको लोकसभा में भेजेंगे, ठीक है, और लोकसभा में वो पास होगा। इसके बाद जो एनुअल बजट होता है ये भी लोकसभा में देना पड़ता है प्रेसिडेंट को सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इससे प्रेसिडेंट एक तरह से उस पर कंट्रोल रखते हैं, कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कोई पार्टी चीटिंग तो नहीं कर रही है, तो ये सब कंट्रोल प्रेसिडेंट उनके ऊपर रख पाते हैं। उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा होता है कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ, कहाँ पे कहाँ लगा, एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ, हेल्थ में कितना खर्चा हुआ, ये सब प्रेसिडेंट को पहले लिख कर देना पड़ता है। उसके अलावा कोई एडवांस अगर देना है किसी स्टेट को या फिर किसी फील्ड में, जैसे कि मान लो कोरोना वायरस के टाइम पे जो डॉक्टर्स होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होता है, उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा लगा था, तो ये पैसा इशू कौन करता है, प्रेसिडेंट ही करते हैं। और कभी कभी वापस भी लेना होता है पैसा, यानी विड्रॉ करना भी होता है, तो वो भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो तुम्हें बस जानना है कि जो एक्स्ट्रा एडवांस पैसे होते हैं उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। इसके बाद जो फाइनेंशियल कमिश्नर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो बैक ऑफ द हैंड काम करते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि जो पैसा देश में लग रहा है वो सही जगह पे लग रहा है या नहीं लग रहा है, ओके। इसके बाद मिलिट्री पावर्स। अब प्रेसिडेंट को हम लोग को पता है कि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं सभी आर्म फोर्सेस के, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, इन सब के जो सबसे मेन लीडर होते हैं ना वो प्रेसिडेंट होते हैं। जब 26 जनवरी होती है, मतलब जब रिपब्लिक डे होता है, तो प्रेसिडेंट को ही ये लोग सैल्यूट करते हैं, ओके। इसके अलावा तीनों विंग्स के जो सबसे चीफ ऑफिसर होते हैं,
ठीक है, यानी आर्मी का जो हेड होगा चीफ, उसके बाद नेवी का जो हेड होगा, और जो एयर फोर्स का जो चीफ होगा, मतलब जो सबसे हेड होगा, उसको अपॉइंट भी कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं, सॉरी चीफ प्रेसिडेंट ही करते हैं। इसके बाद वॉर डिक्लेयर करने का जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर होता है। तो प्रेसिडेंट किसी देश के साथ वॉर भी करवा सकते हैं। ओके, इसके बाद जुडिशियल पावर्स, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में, मतलब प्रेसिडेंट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी इंसान को माफ कर सकते हैं, किसी भी इंसान का फांसी वो विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब माफ कर सकते हैं, या फिर अगर प्रेसिडेंट ने कुछ गलत किया है, ठीक है, तो उस टाइम पर ना प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी तरह का इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट के ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकता जब तक वो प्रेसिडेंट है। इसीलिए आज तक कभी भी प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट रहते हुए कोई भी इल्जाम नहीं लगाया गया। ठीक है, क्योंकि वो खुद को माफ कर सकते हैं ना, इसीलिए, और वो आंसरेबल नहीं होते किसी भी कोर्ट में, तो वो जो चाहे कर सकते हैं, जो डिसीजन लेना है ले सकते हैं, कोई भी उनसे सवाल नहीं पूछ सकता। इसके बाद कोई भी क्रिमिनल सूट इनके ऊपर नहीं लग सकता, मतलब कोई भी क्रिमिनल केस इनके ऊपर नहीं कर सकता। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट रहते हैं 5 साल तक, तो उनके ऊपर कोई भी केस हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा वो पार्डन भी कर सकते हैं या फिर रेमिनेशन भी कर सकते हैं। पार्डन का मतलब होता है अगर मान लो कोई सज़ा दिया गया किसी भी क्रिमिनल को और प्रेसिडेंट को अच्छा नहीं लगा वो, ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? दोबारा उस केस को कोर्ट में चालू करा सकते हैं। ठीक है, और इवन मर्सी पिटीशन बोल के एक होता है जिसमें क्रिमिनल लोग क्या करते हैं ना कि मुझे माफ़ कर दो ऐसा बोल के प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। अब यहाँ पे बड़ा बात ये है ना कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो उनको माफ़ कर सकते हैं। सोचो किसी भी क्रिमिनल को आज मान लो अगर उसको डेथ सेंटेंस मिला, लेकिन अगर प्रेसिडेंट आके बोलते हैं ना कि नहीं इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया था, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। इतना पावर होता है एक प्रेसिडेंट के पास। इसके बाद और कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। कब अपॉइंट करना? जब कोई भी एक पार्टी नहीं जीत रही हो। ठीक है, कोई भी एक पार्टी का मेजॉरिटी नहीं हो, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का जो जिम्मेदारी होता है वो प्रेसिडेंट के ऊपर होता है। ओके, इसके अलावा अगर प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो जाए, ठीक है, या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दे किसी भी कारण से, तो उस टाइम पर भी जब तक इलेक्शन नहीं होता है तब तक प्रेसिडेंट ही चूज करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। इसके बाद अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तुम्हें पता होगा कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास होता है तो जो पार्टी उस समय पे पावर में होती है उसका पावर चला जाता है। ठीक है, उसके प्राइम मिनिस्टर भी हट जाते हैं। तो उस कंडीशंस में जो डिसमिस करने का पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ही होता है। इसके बाद हमारा छोटा सा टॉपिक है इमरजेंसी पावर्स। तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर्स होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे। अब समझो इमरजेंसी कब लागू होता है, तो इमरजेंसी को लागू करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। आर्टिकल 356 है, उसमें उनको पावर दिया गया है कि वो इमरजेंसी लागू कर सकते हैं, लेकिन कब? जब मन करेगा तब तो नहीं कर सकते ना, कुछ कारण होना चाहिए। तो नेशनल इमरजेंसी हो सकती है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में वायलेशन हो जाए। मान लो कोई ऐसा मिनिस्टर आ जाए जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दे, और ऐसा चेंज करे कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इंडिया डेमोक्रेसी है और उसने उसको डिक्टेटरशिप बोल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकती है, कभी मान लो एकदम पैसा खत्म हो गया देश के अंदर, या फिर देश एकदम गरीब हो गया, तो उस कंडीशन में, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आ जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स ब्रेक हो रहे हैं, तो उस टाइम पर भी इमरजेंसी लागू हो सकती है। ओके, या फिर मान लो कोई दूसरा देश इंडिया के ऊपर इन्वेड कर दिया, यानी वॉर कर दिया उस टाइम पे, या फिर ऐसा कोई भी कंडीशन हो जाए, जैसे कोरोना वायरस आया था, तो कोरोना वायरस में इतना कंडीशन खराब हुआ नहीं था कि इमरजेंसी लागू करना पड़े। तो अगर ऐसा कुछ होता है जो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाए, देश को बहुत नुकसान हो सकता है, तो उस कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। और इमरजेंसी लागू करने के बाद बहुत ज़्यादा पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। वो मेजर डिसीजन ले सकते हैं, कोई भी रूल बना सकते हैं, किसी को भी हटा सकते हैं। मतलब समझ लो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह से डिक्टेटर की तरह पावरफुल हो सकते हैं। ओके, इसमें फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर तो होता है, बट प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल हो जाते हैं इस टाइम पे। अब छोटा सा एक पेज का टॉपिक है, वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट के बाद। ठीक है, प्रेसिडेंट के बाद का जो पोस्ट होता है वो होता है वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए? एग्जैक्टली सेम चीज़, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स से ऊपर होना चाहिए, और
इलेक्शन जीते हुए होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए इलेक्शन में खड़ा होने का, मतलब वही पागल नहीं होना चाहिए, डेप्थ में नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, तो ये सब उनके पास होना चाहिए क्राइटेरिया। ओके इनका भी टर्म 5 साल का ही होता है, मतलब 5 इयर्स का ही होता है। और पावर, तो ये राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है ना, वैसे ही राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ही उनमें साइन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ही वहाँ पे मतलब जो भी डिस्कशन होता है उसका टॉपिक बताते हैं। तो ये सब काम जो करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके और अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो गया या प्रेसिडेंट वहाँ पे नहीं है, देश में नहीं है, कहीं बाहर गए हैं, तो सारा काम जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को ही करना पड़ता है। इसके बाद प्रेसिडेंट अगर मर गए या प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दिए या प्रेसिडेंट हट गए, इम्पीचमेंट के जरिए अगर मान लो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया गया, तो सारा काम जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और वाइस प्रेसिडेंट को ही करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक तुम्हारा टॉपिक खत्म हो जाता है। इसके आगे तुम्हें पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम क्लास 10 में पढ़ते हो और तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।